जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मैंने NMMS का प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस को विज्ञान के और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, तो बच्चों ने मैट के भी क्वेश्चंस को करके भेजा कुछ बच्चों ने। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको ज़रूर कीजिए। और आज के वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि SST के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको इसी प्रैक्टिस सेट से बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए बच्चों, तैयार किया गया मेरे तथा विनोद कुमार सर के द्वारा, जो राघव प्रकाशन की बुक है प्रैक्टिस सेट 2, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो बच्चों ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप। तो वीडियो का लिंक, जो लिंक है उसका व्हाट्सएप ग्रुप का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बच्चों देखिए, प्लेलिस्ट सभी चीज़ों की बनी है। जो बच्चे पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट मेरे चैनल की ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कैसे देखना, कैसे तैयारी करनी है, तो वीडियो आप खोज लीजिएगा। NMMS 2025 की प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो मैंने गणित की, मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मानसिक योग्यता MAT मैट की अलग बनाई हुई है, और आपकी सामाजिक अध्ययन की अलग है, विज्ञान की अलग बनाई हुई है। तो जिस भी टॉपिक में आपको समस्या हो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अभी मैं इस टॉपिक को भी कराऊंगा, जो मैट के ये प्रश्न हैं इसको भी मैं आपको करके बताऊंगा। ऑलरेडी देखिए मैंने विज्ञान के बता दिए हैं यहाँ तक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 125 तक मैंने कल बता दिए थे। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हो वो बताने जा रहा हूँ। और बार बार यही बताऊंगा बच्चों कि आप जिस भी राज्य के हों, ये सभी प्रश्न आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का कोर्स जो है, सिलेबस जो है वो सेम है, वो अलग नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है। इस पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है 127, संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? बनारस, इलाहाबाद, प्रयाग, तमिलनाडु या खजुराहो? ठीक है, तो जो संगम, कई लोग सोचते हैं बच्चे लोग कि संगम नदी शायद इलाहाबाद प्रयागराज वाला संगम वहीं पे होता है, 3 नदियों का, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है बच्चों तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। 128 है, अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे? ठीक है, तो ये थे बच्चों पल्लव वंश के। ठीक है, इसके बाद है, इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये देखिए, जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता का दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस वैली मतलब जो इंडस नदी थी उसके द्वारा जो जहाँ बहती थी उसको वैली कहा जाता है, तो वहाँ से ये आया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 129, ये बच्चों सिंधु, अभी मैंने बताया ना सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा के जगह पे नाम पड़ा, तो सिंधु और इंडस, हिंदी में सिंधु और इंग्लिश में इंडस। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे ही है। ठीक है, फिर 130, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था, तो ये संस्कार था उपनयन, और अभी भी बच्चों ये फॉलो होता है, उपनयन संस्कार। ठीक है, इसके बाद है, किस ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया जाता है? कई बार बच्चों सवाल भी आए हुए हैं, और मैंने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बताया भी हुआ है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। ऑप्शन आ जाते हैं 4, इसमें से कौन सा 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो आपको 16 महाजनपद याद करने पड़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है, या 16 महाजनपदों को कहाँ, किसमें वर्णन है, तो अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, इसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा कालीन वही मोहनजोदड़ो सब साथ के ही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। तो इसका खोज बच्चों हुई थी 1921 में। तो कभी सन आ जाता है, कभी आ जाता है कि किसने खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ज़रा ये बताइएगा। 133, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो कई जो वाद्य यंत्र हैं समय के साथ साथ आए, तो इसका प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण कराया, तो पंचमहल शायद कई बच्चे घूमे होंगे, तो इसका निर्माण जो है आपका अकबर ने कराया था। किसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? ठीक है, तो फारसी में अनुवाद
दारा सिकोह ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? देखिए, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन, अभी मैंने एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था, उसको बताया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1920 में बच्चों हमारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसका जो प्रस्ताव जो पारित हुआ वो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस उस समय थी, तो कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो कि लड़ाई लड़ रही थी इसके लिए। तो वहाँ पर 1920 में असहयोग कोई भी होता था, पहले पास होता था तब उस पर कार्रवाई स्टार्ट होती थी। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ कि सभी लोग मिलकर असहयोग आंदोलन करेंगे, मतलब सहयोग किसी भी कार्य में नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद 137 है, बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो बाल श्रम के खिलाफ 2006 में ये लागू किया गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो देखिए लोकसभा पार्लियामेंट होती है हमारी। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे वाराणसी से ही, बनारस से ही। ठीक है, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और राज्यसभा के सदस्य बारी बारी से 1-1, 2-2 साल पे बदलते रहते हैं, तो ये तो भंग हो जाती है, 5 साल पे ख़त्म, फिर से चुनाव होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मोदी जी की गवर्नमेंट हमारे सेंटर में चल रही है। तो और यहाँ पे राज्यसभा जो है वो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इकट्ठा सभी लोग रिटायर नहीं होते। तो 138 का बच्चों पहला उत्तर सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 139, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आया हुआ है कई राज्यों में। तो कुल 22 भाषाएं हैं और कई बार भाषाओं के नाम भी आ जाते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास समय हो तब उसको 22 भाषाओं को आप याद कीजिएगा जब अतिरिक्त समय मिले। राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और कितने नंबर के हैं, मतलब अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, उनमें ये जो राष्ट्रपति इस समय हैं हमारी, वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं ये भी ज़रा बताइएगा। कभी कभी आ जाता है APJ अब्दुल कलाम को किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ऐसा भी आया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे भी बदल के आ सकते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 141, द्रवित मैग्मा से बने सेल। ठीक है, इसमें कौन से द्रवित मैग्मा से बने होते हैं? आग्नेय। आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक। ठीक है, नीचे से धरती के अंदर से लावा मैग्मा निकलता है, फिर वो तो भाई पानी तरल पदार्थ द्रव के रूप में होता है, फिर वो जम के हार्ड हो जाता है, तो वो आपका आग्नेय सेल होती है। इसके बाद जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो कि भाई दब गए, कोई भूकंप आया किसी वजह से, पेड़ पौधे जानवर वगैरह सब दब गए, तो जीवाश्म पाए जाते हैं औषधि सेलों में, सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ठीक है, तो गिरना उठना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा किस वजह से आता है, ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिर क्वेश्चन 144 है, में प्रायद्वीप कौन सा है? पाकिस्तान, भारत। प्रायद्वीप किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। स्थल का कोई भी भाग जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घिरा है तो वो हमारा भारत देश ही है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। ठीक है, और द्वीप कौन सा हो जाएगा? द्वीप आपका हो जाएगा जो भूमि चारों तरफ से पानी से घिरी हो। ठीक है, क्लियर है। 145 है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो कई बच्चे अभी सोचेंगे 9 ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लूटो हटा दिया गया है, अब 9 के बदले क्या आ गया? 8। तो 8 उत्तर इसका सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। भाई तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है कहाँ आखिर भारत में? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन राज्यों को छूकर बनी है ये भी ज़रा सा बताइएगा। और यहाँ जो आंसर है डोडा बेटा, तो आपको थोड़ी हंसी आएगी बेटा नाम से। ठीक है, तो डोडा बेटा ही उसका उच्च शिखर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 147, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है। ये काफ़ी बार आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 912 लिंग अनुपात का मतलब है 912 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के कंपेयर में, और ये लिंग अनुपात गिरता जा रहा है।
ठीक है। इसके बाद है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। भाई पर्वत होता है, यहाँ पर टेरेस फार्मिंग लोग करते हैं, तो इस पे जो मिट्टियाँ ना गिरे, मिट्टी बह के ना जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? वेदिका कृषि की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो गोल्डन थ्रेड, गोल्डन फाइबर जो है कपास को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होती है। ठीक है। स्थानीय पवन का उदाहरण है, तो 151 का बच्चों चिनुक जो है वो स्थानीय पवन है, मतलब एक स्थल पे बहने वाले, बहुत दूर दूर ये लोग नहीं बहते, ये सब दूर बड़ी लंबी रेंज वाले हैं। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 में किया गया था, ताकि हमारे देश का एक संविधान बन सके। ठीक है, और बना भी। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए डैश कहा जाता है, तो उन्होंने छुटकारा पाने के लिए निर्वाण दिया था, निर्वाण कीजिए। ठीक है। इसके बाद है मौर्य काल में कितने स्तरों की शासन व्यवस्था थी? ठीक है, तो 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुड़ था। ठीक है, गरुड़ आप जानते होंगे। 156 चंदेल वंश के संस्थापक थे, तो ये थे नानुका। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही है। हितोपदेश के लेखक हैं, तो इसके लेखक इस ऑप्शन में नहीं है, ये हैं आपके नारायण पंडित। ठीक है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन के साधन थे, तो पूरा पाषाण काल में मैंने ये पूरा काल समझाया हुआ है, पत्थर वाला, ये वाला, बिफोर वाला, सब वाला समझाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। शिकार, मनोरंजन का साधन सोचिए शिकार था। भारत का सबसे कम आबादी वाला ज़िला है। ठीक है, तो ये है आपका दिबांग घाटी। ठीक है। फिर है इसके बाद कौन सी जलधारा आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम धारा से मिलती है? तो ये हमारी लेब्राडोर की धारा है। तो बताइएगा लेब्राडोर की जो धारा है वो गर्म धारा है कि ठंडी धारा? ये सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, और ये इसका उत्तर भी मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और क्यूराइल भी आता है, क्यूराइल भी आया हुआ है। ठीक है, और लेब्राडोर भी आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गणित के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आपको होमवर्क में लेना है तो आप ये 2 प्रश्न ले सकते हैं। 161, 162 का आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।